हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम हमारा सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखने वाले हैं। इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो उसमें फर्स्ट लिमिटेशन हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें हीट के डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगा या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो होगा। हीट के डायरेक्शन में बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं बताता था। सेकेंड, कितना परसेंट हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं या कितना वर्क हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया था। और एक लिमिटेशन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो कौन से कंडीशन हो गए जिस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं। तो ये 3 लिमिटेशंस थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखे थे। और उस लिमिटेशन को एलिमिनेट करने के लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम हमारा सेकेंड मॉड्यूल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिवाइडेड इनटू 2 स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे लेकिन 2 अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। फर्स्ट होगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकेंड होगा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि किस डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं हीट में वर्क को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो भी मैं कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, और वर्क को अगर हीट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो भी मैं कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। बट इसके कंडीशन, डायरेक्शन और परसेंटेज के बारे में हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 स्टेटमेंट होंगे। एक स्टेटमेंट हम लगाएंगे हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो होगा हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, और उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स। ये एक लॉ होगा। केल्विन प्लैंक्स लॉ हमें बताएगा कि हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस कितना होता है। और अगर हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमारे पास होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। हमारे पास होगा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये 2 स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, इसे आज हम देखेंगे। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं इंजन, राइट। हीट को वर्क में करने, वर्क आउटपुट हमें मिलता है इंजन से। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रिलेटेड टू है हीट इंजन के रिलेटेड है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, अगर हम किसी को वर्क सप्लाई करेंगे और हमें हीट में चेंजेस चाहिए होगा, हमारा एम रहेगा हीट में चेंजेस करना, तब हम किसी सिस्टम को वर्क सप्लाई करेंगे और उसके द्वारा हीट को चेंज करेंगे, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। और ये एप्लीकेबल होता है रेफ्रिजरेटर के लिए। ओके, ये एप्लीकेबल होगा रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए, हीट पंप। ओके, तो ये मेजरली 3 डिवाइसेस है, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन व्हिच इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल and extract heat from a single reservoir and do equivalent amount of work. This is a statement of Kelvin Planck's. तो ये बेसिकली कहना चाहता है कि हमारे पास अगर कोई एक रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर से, सिंगल रिजर्वायर से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करके, उससे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ एक रिजर्वायर से हम हीट निकालेंगे, सिंगल रिजर्वायर से हम हीट निकाल के उसकी इक्विवेलेंट वर्क हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बोलता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। इट इज स्टेटेड दैट
It is impossible to construct a device which is operating in a cycle which extract heat from a single reservoir and do equivalent amount of work। मतलब ये जो हीट निकलेगी यहाँ से वो इस वर्क के बराबर नहीं होगी, जो हीट निकलेगी वो इस वर्क के बराबर नहीं होगी। हम इस हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और इसके ऊपर सभी जितने भी इंजन है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड है। अब यह हमारे पास एक थर्मल रिजर्वायर है, इसे हम TER भी लिख सकते हैं, थर्मल रिजर्वायर है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का कहना है कि अगर एक रिजर्वायर से हम हीट निकाल के उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका जो इफिशियंसी होगा वो 100% नहीं हो सकता है। इसका जो इफिशियंसी होगा वो 100% नहीं होगा। अगर इनपुट Q है हमारे पास, आउटपुट W है, ये एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे तो इसका इफिशियंसी 100% हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में बोला है अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसके कुछ अदर इफेक्ट होगा, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अदर जो इफेक्ट होंगे वो इसको अप्लीकेबल होंगे। अगर मैं इस Q को सप्लाइड बोलता हूं, राइट, तो मुझे कुछ हीट यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी यह सिस्टम पॉसिबल है, तभी यह सिस्टम पॉसिबल है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे पास जो ऐसे इंजिन्स होते हैं, तो इंजन है मतलब वो वर्क करेगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे, चाहे वो कौन सा भी इंजन हो, आईसी इंजन हो, स्टीम इंजन हो, कौन सा भी इंजन हो, वर्क करेगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे। अब हमारे पास जो आईसी इंजन होते हैं उसमें हम थर्मल रिजर्वायर कंसिडर कर सकते हैं सिलेंडर को, क्योंकि उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो जलने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे हम वर्क आउटपुट निकालते हैं। बट आप जानते होंगे कि आईसी इंजन का जो इफिशियंसी होता है वो 50% से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ हीट रिजेक्ट करता है। जब उसके स्ट्रोक्स होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक जब होता है, तब उस पावर स्ट्रोक को जो बर्न गैसेस होते हैं उसको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो जब बाहर निकालते हैं तो ये क्यू रिजेक्टेड आता है। जब हम एक्सपांशन स्ट्रोक करते हैं तब ये अंदर का जितना भी गैसेस है वो बाहर आता है, सराउंडिंग में आता है, मतलब थर्मल रिजर्वायर में आता है, थर्मल रिजर्वायर में आता है। और अगर हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो पावर स्ट्रोक दोबारा पावर स्ट्रोक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और ये हमें प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं कि एग्जॉस्ट ही नहीं करेंगे तो उसमें फिर से पेट्रोल, फिर से एयर कैसे आएगा और हमारा इंजन कैसे रन होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से। तो अगर हमें कोई इंजन बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लॉसेस, कुछ ना कुछ दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को वहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स। अब हम हीट इंजन को देखते हैं कि इसके ऊपर हीट इंजन कैसे वर्क करता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो बेसिकली हीट इंजन इज अ डिवाइस which consumes heat and produces mechanical work output। मैकेनिकल वर्क आउटपुट, बेसिकली इंजन एक हमारा ऐसा डिवाइस है जो हीट को कंज्यूम करेगा, हीट को लेगा और वर्क को आउटपुट देगा। ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं इंजन, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं इंजन। अब इंजन में हम यहाँ पे फर्स्ट थर्मल रिजर्वायर है, सेकेंड थर्मल रिजर्वायर है। तो फर्स्ट चीज थर्मल रिजर्वायर क्या होता है? थर्मल रिजर्वायर इज अ सिस्टम which has a temperature which is constant। मतलब थर्मल रिजर्वायर एक ऐसा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे हम इसमें हीट ऐड करें, चाहे इससे हम हीट निकालें, फिर भी जो इसका टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थर्मल रिजर्वायर हम ऐसे सिस्टम को मान रहे हैं जिसके हम कुछ कितना भी हीट ऐड करें, कितना भी हीट वहां से निकालें, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंजेस नहीं होगा। वो जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। इसे आप मान सकते हैं एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में हम कुछ हीट ऐड कर दें तो पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, या कुछ हीट एटमॉस्फेयर से निकालते हैं तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में कुछ गिरावट भी नहीं आती है।
तो हम थर्मल रिजर्वायर एटमॉस्फेयर को मान सकते हैं, या फिर हम ओशियन वगैरह जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होंगे उसको हम थर्मल रिजर्वायर एज ए थर्मल रिजर्वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्मल रिजर्वायर 1 एंड थर्मल रिजर्वायर 2। थर्मल रिजर्वायर 1 का जो टेम्परेचर है वो T1 होगा, और थर्मल रिजर्वायर 2 का जो टेम्परेचर है वो T2 होगा। और यहाँ पे कंडीशन होगी T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 इज ग्रेटर देन T2 क्यों? क्योंकि T1 से हम हीट निकाल रहे हैं और T2 में हीट हम दे रहे हैं। जैसे कि हम इंजन में हीट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इंजन हमारा थर्मल रिजर्वायर फर्स्ट है, इंजन का सिलेंडर हमारा थर्मल रिजर्वायर फर्स्ट है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एग्जॉस्ट गैसेस। तो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर कम होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा। अब हम यहाँ से कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं इंजन को, तो यहाँ पे Q सप्लाइड है और यहाँ पे कुछ हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे QR है। और हमारे पास हीट कंज्यूम करके हम वर्क निकाल रहे हैं, मैकेनिकल वर्क आउटपुट निकाल रहे हैं, तो W नेट हमारे पास है। W नेट हमारे पास है, तो इसे हम बोलते हैं हीट इंजन। और इस हाई टेम्परेचर सोर्स, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसे हम सोर्स भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर सोर्स भी बोल सकते हैं। और जिसका टेम्परेचर लो होता है इसे हम टेम्परेचर सिंक भी बोल सकते हैं। सोर्स और सिंक या थर्मल रिजर्वायर आप सिंपली से बोल सकते हो। अब इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं और फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे और इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, इंजन क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप देखोगे पेट्रोल इंजन एटो साइकिल है, डीजल इंजन और ड्यूल इंजन उसमें भी साइकिल्स होते हैं, तो उस साइकिल पे वर्क करता है, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और हमने देखा था फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज dq by dw, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dw। क्यों? क्योंकि नेट हीट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन होता है, ये टोटल चेंज इन एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। तो इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन जब मैं लूंगा तो ये 0 हो जाएगा और हमारे पास केवल dq और dw बचेगा। अब इसको हम हीट इंजन में लगाते हैं, तो हमारे पास टोटल हीट कितना है? यहाँ पे साइक्लिक मतलब हीट सप्लाई लेंगे, हीट जितना भी हीट इंटरेक्शन हो रहा है वो साइकिल में सब लेंगे। अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि हीट सप्लाई हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो इन सब का हम समेशन लेंगे। तो पहले हीट सप्लाई टू द सिस्टम है, इंजन मेरा सिस्टम है, तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम हम क्या लेते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था किसी भी सिस्टम को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर हीट किसी सिस्टम से सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रहा है तो उसे हम निगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस क्यू आर। अब प्लस क्यू लिया, माइनस क्यू लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है। सिस्टम में अगर हीट सप्लाई जाता है तो प्लस, सिस्टम से अगर हीट लेते हैं तो माइनस, इज इक्वल टू, अब टोटल वर्क क्या है हमारा? डब्ल्यू नेट है, डब्ल्यू नेट है, वर्क आउटपुट है इसलिए प्लस है, अगर वर्क सप्लाई करते तो निगेटिव ले लेते अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे मुझे मिल रहा है डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो हीट इंजन की केस में जो डब्ल्यू नेट होता है वो होता है क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। ओके, यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है। इन केस ऑफ हीट इंजन नेट वर्क आउटपुट इज इक्वल टू क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता था कि कितना वर्क आउटपुट निकलेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कितना परसेंट, ये हमें सेकेंड लॉ ने बताया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में बताया कि डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर, राइट। अब इंजन का हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो हमने वर्क डन निकाला है। अब इंजन का हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि इंजन कितना परसेंट हीट देंगे तो कितना परसेंट वर्क आउटपुट निकलेगा, और उस परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम बोलते हैं इफिशियंसी। उस परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम बोलते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी हम सब जानते हैं, इफिशियंसी इज जनरली
इफिशियंसी इज जनरली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, किसी भी डिवाइस का अगर परफॉर्मेंस चेक करना है तो उस परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम बोलते हैं इफिशियंसी, और इफिशियंसी इज नथिंग बट डिजायर्ड इफेक्ट, वी रिक्वायर्ड डिजायर्ड इफेक्ट टू द हीट सप्लाइड, टू द हीट सप्लाइड, मतलब हम क्या चाहते हैं और हम क्या सप्लाइड कर रहे हैं, इसका जो रेशो होता है उसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे इफिशियंसी इज इक्वल टू होगा डिजायर इफेक्ट, मतलब हमें क्या चाहिए, इसे हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, या फिर इसे मैं लिख देता हूं आउटपुट, आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम। ओके, आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम, एंड यहाँ पे डिजायर इफेक्ट और इनपुट होता है, हम जो इनपुट सप्लाई करेंगे सिस्टम को वो, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इसे भी हम इफिशियंसी बोल सकते हैं। अब इस केस में, इंजन की केस में हमें डिजायर इफेक्ट क्या है, हमें वर्क आउटपुट चाहिए। हमारा एम क्या होगा, इंजन क्रिएट करने के पीछे हमें कुछ वर्क आउटपुट चाहिए, तो हमारे पास डिजायर इफेक्ट चाहिए, हमें नेट वर्क आउटपुट चाहिए, राइट। और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हीट इनपुट यानी कि क्यू सप्लाइड। तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट हमने निकाला है, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड, और हमारे पास नीचे क्यू सप्लाइड है। अगर मैं इसको क्यू सप्लाइड सेपरेट कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। ओके, क्यू रिजेक्टेड माइनस क्यू सप्लाइड। तो हमारे पास जनरल इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन मुझे मिल गया है, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। अगर इसको क्यू सप्लाइड को मैं सेपरेट ले लेता हूं तो मेरे पास क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड है, क्यू रिजेक्टेड माइनस क्यू सप्लाइड है। तो इफिशियंसी से यहाँ हमें पता चलेगा कि ये डिवाइस से हम कितनी परसेंट वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं हीट देने से बाद। अगर मेरे पास हीट मैं सप्लाई कर रहा हूं तो उसका परफॉर्मेंस चेक करूंगा मैं कि मैं इससे कितना परसेंट वर्क आउटपुट निकाल सकता हूं। अगर मैं 100 किलो जूल हीट सप्लाई करूंगा तो कितना किलो जूल वर्क मुझे निकालेगा, ये हमें बताएगा इफिशियंसी, जो कि हमें सेकेंड लॉ में पता चला है। फर्स्ट लॉ में हम सिर्फ इतना देखे थे कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कितना परसेंट, ये हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा है। तो हीट इफिशियंसी ऑफ इंजन 1 माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। अगर मुझे इस इफिशियंसी को 100% करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, इसको मैं अगर 100% करना चाहता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। अगर इस क्यू रिजेक्टेड को मैं क्यू सप्लाइड कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे इफिशियंसी 0 मिलेगा, मतलब जितना हिट ले रहा हूं उतना ही रिजेक्ट करूंगा तो मुझे इफिशियंसी कितना मिलेगा। अगर मैं इस क्यू आर को इफ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू सप्लाइड हो जाएगा, उस केस में ये क्या मिलेगा मुझे, इफिशियंसी मेरे पास 0 होगा, उस केस में इफिशियंसी 0 होगा। और इफ क्यू रिजेक्टेड इज इक्वल टू 0, क्यू रिजेक्टेड इज इक्वल टू 0 होगा, उस केस में मुझे इफिशियंसी 100% मिलेगा, उस केस में मुझे इफिशियंसी 100% मिलेगा। क्यू रिजेक्टेड 0 कर दूंगा तो, अगर क्यू रिजेक्टेड 0 कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये फिर ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्यू रिजेक्टेड अगर 0 कर देता हूँ तो ये कुछ होगा, और अकॉर्डिंग टू केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट सिंगल रिजर्वायर से हीट लेके हम वर्क आउटपुट, इक्विवेलेंट वर्क आउटपुट नहीं निकाल सकते, वायोलेशन ऑफ केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यू रिजेक्टेड 0 करना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट। तो हमारे पास किसी भी मशीन का जो इफिशियंसी होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा 100%, ऑलवेज लेस देन होगा 100%, या इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन 1 होगा, राइट। परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% से नीचे होगा, ये कहां से पता चलता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस स्टेटमेंट, रेफ्रिजरेटर
और हीट पंप के बारे में डिस्कस करेंगे।